नमस्कार। आज हम देखते हैं एक्स रेज डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, क्रिस्टलों के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन। हम सॉलिड स्टेट के अंदर ये देख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके निश्चित एक जमावट होती है, निश्चित 3 डायमेंशनल इनकी जमावट होती है क्रिस्टल के अंदर। तो ये जो पार्टिकल्स क्रिस्टल के अंदर होते हैं उनके बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो और एक्स किरणों की वेवलेंथ एक ही ऑर्डर की होती है। इसी वजह से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग की तरह काम करते हैं एक्स रेज के लिए, जिनसे हमें विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है। फॉर एक्स रेज ए क्रिस्टल एक्ट एज ए 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक्स रेज के लिए क्रिस्टल एक 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है। अब क्यों करता है? बिकॉज द स्पेसिंग बिटवीन द constituent particles and wavelength of X-rays is the same order. When X-rays fall on a crystal, they get reflected from the particles present in every lattice plane. जो एक्स किरणें हैं वो जो लेटिस में प्लेन होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट होती हैं, और क्योंकि ये जो प्लेन होते हैं इनसे जो एक्सरे टकराती हैं वो अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होती हैं, इसलिए उनके बीच में फिर व्यतिकरण होता है। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से हमें ये जो पैटर्न है डिफ्रैक्शन पैटर्न वो हमें प्राप्त होता है। As different lattice planes are situated at different angles, the reflected rays form a pattern on a photographic plate by constructive and destructive interference. संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के द्वारा हमें जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है। दिस इज एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न। By using the Bragg's equation, distance between the constituent particles of a crystal can be determined. ये जो ब्रेग इक्वेशन अब हम देखने जा रहे हैं उसके द्वारा हम जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रेग की इक्वेशन है ये क्या है। ब्रेग इक्वेशन WH ब्रेग और WL ब्रेग के द्वारा दी गई, जो रिलेशन में पिता और पुत्र थे। ये 1912 के अंदर 1912 के अंदर इनके द्वारा दी गई थी। देखिए ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर इस तरह से पार्टिकल्स है। एक लेयर ये है पार्टिकल्स की, ये पार्टिकल्स या जम हुए हैं इस तरह से, ये एक लेयर है इसमें। दूसरी लेयर ये वाली है जिनके अंदर पार्टिकल्स इस तरह से जमे हुए हैं। देखिए इसमें इसी तरह से और लेयर्स है। ये एक लेयर ये है इसमें इस तरह से जमे हुए। इनके जो बीच के अंदर ये डिस्टेंस है ये स्मॉल डी हम मान रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है। ये वाली जो डिस्टेंस है लेयर्स के बीच की वो हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये एक्स रेज है, एक एक्स किरण, ये एक्स रे यहाँ इससे आके टकरा रही है। इसके पैरेलल ये दूसरी रे है, ये यहाँ आके इससे टकरा रही है। अलग अलग प्लेन से आके टकरा रही है, और इधर ये डिफ्रैक्टेड एक्स रेज हैं, विवर्तित एक्स किरण। अब मान लीजिए ये जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला इंसिडेंट एंगल, ये पैरेलल है। अब देखिए ये जो रेज हैं जो इधर जा रही हैं रिफ्लेक्ट होके, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। ये रे यहाँ आके इधर चली जाती है, इसको इतना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है यहाँ तक, इसको साथ ही यहाँ से ये और यहाँ से ये इतना ज्यादा इसको ट्रेवल करना पड़ रहा है। पाथ डिफरेंस कितना होगा? LM प्लस MN,
इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये जो पाथ डिफरेंस है इसको हम निकालना कैसे, देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम। ये वाला ये ट्रायंगल देखिए OLN, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये त्रिभुज, ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये एंगल जो है ये थीटा है, इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये पैरेलल है, ये रेज जो है पैरेलल है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। क्योंकि ये थीटा है तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये वाला जो इस त्रिभुज का ये वाला एंगल है LNO, ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 का है, इसलिए ये थीटा होगा। कौन सा? LON, ये वाला जो एंगल है ये थीटा होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर इस ये जो OLM ट्रायंगल है ये वाला, इसके अंदर हम साइन थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा LM अपॉन OM, LM अपॉन OM। OM ये डिस्टेंस ये वाली D है, प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये D है। अब इससे LM ये लिखा जा सकता है, ये जो है ये इस तरह से लिखा जा सकता है OM साइन थीटा। OM की वैल्यू D रख दे तो LM किसके बराबर? D साइन थीटा के बराबर। LM D साइन थीटा के बराबर। इसी तरह से हम इस ट्रायंगल में भी हम ये कर सकते हैं कि ये जो MN है, MN इसकी वैल्यू भी D साइन थीटा के बराबर ही होगी। ये हम इसी तरह से सिमिलरली हम MN की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो पाथ डिफरेंस है देखिए ये किसके बराबर हुआ? D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा, यानी 2D साइन थीटा के बराबर हो गया। तो पाथ डिफरेंस है वो 2D साइन थीटा के बराबर हुआ। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये शर्त है कि ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो रेज है, इनके संपोषी व्यतिकरण के लिए ये आवश्यक शर्त है कि जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ये वाली कंडीशन पूरी होगी तब संपोषी व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यही इक्वेशन ब्रेग की इक्वेशन कहलाती है, ब्रेग्स इक्वेशन कहलाती है। इसमें n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से होती है। तो ये इस तरह से ब्रेग इक्वेशन हम ज्ञात करते हैं। ये ब्रेग इक्वेशन हमें इस तरह से प्राप्त होती है। तो ब्रेग इक्वेशन के अंदर लैम्डा यानी वेवलेंथ और d इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप है। अगर हमें थीटा पता है, जो एंगल पता है, तो हम ये d की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये एग्जांपल है जिसके अंदर हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, d की वैल्यू इसके अंदर दी हुई है। कैलकुलेट द एंगल एट विच फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन विल अकर इन एन एक्स-रे spectrometer when X-rays of wavelength 1.54 angstrom are diffracted by atoms of a crystal given that the interplanar distance is 4.04 angstrom। अब इसके अंदर क्या है कि लैम्डा की वैल्यू हमें पता है और d की वैल्यू पता है, प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है इंटरप्लेनर डिस्टेंस उसका पता है। हमको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन और सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल है वो ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ब्रेग की इक्वेशन ये है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए n की वैल्यू 1 होगी। तो ये इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी? ये वाली ब्रेग इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी
एन की वैल्यू 1 कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा हो जाएगी। डी की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, ये जो 4.04 एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो हम थीटा की वैल्यू से निकाल सकते हैं। देखिए sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d, इस इक्वेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स लैम्डा अपॉन 2d। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, लैम्डा की वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम, जो एक्स रे डाली गई है उनकी वेवलेंथ, और डी की वैल्यू हम 4.04 एंगस्ट्रॉम रख रहे हैं, और ये इस तरह से हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम इसको टेबल से निकाल लेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए देखिए n इज इक्वल टू 2, तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा, और इसी थीटा की वैल्यू निकालेंगे sin इनवर्स लैम्डा अपॉन d। इनकी वैल्यूज रखेंगे लैम्डा की और d की वैल्यू रख देंगे, और ये एंगल ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें थीटा पता है तो हम d की वैल्यू यानी इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए जिसमें हम d की वैल्यू निकालेंगे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। ये वाला एग्जांपल देखिए, द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू नॉन plane of NaCl crystal occurs at the glancing angle of 5 degree 9 minutes. If the wavelength of the X-ray is 0.58 angstrom, calculate the space between two non planes of NaCl crystal. अब हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस स्पेस है, उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसमें ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो sin थीटा की वैल्यू है, sin 5 डिग्री 9 मिनट की जो वैल्यू है, ये दे रखी है 0.103, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। ब्रेक की इक्वेशन लगाएंगे इसके अंदर, ब्रेक की इक्वेशन 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा है। इसमें देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n की वैल्यू 1 होगी, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 हम इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन ये हो जाएगी 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो, और इसके अंदर हम d की वैल्यू रख देंगे, और d की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हम लैम्डा और थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें d की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ये जो कैलकुलेट द स्पेस बिटवीन प्लेन्स ज्ञात करना है, d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए d बराबर 2d sin थीटा की हमने वैल्यू रख दी, और n की वैल्यू 1, और लैम्डा की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे एक्स रेज की वेवलेंथ 0.58 एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो ये हम रखते हैं इस तरह से, और d की वैल्यू देखिए यहाँ से निकलेगी 0.58 अपॉन 2 sin, ये थीटा की वैल्यू यहाँ रखी हुई है 2। अब ये जो वैल्यू हमको यहाँ से दी हुई है उसकी वैल्यू हम यहाँ नोट करेंगे 0.103, और इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे आता है d की वैल्यू आती है, वो आती है 2.816 एंगस्ट्रॉम, और ये एंगस्ट्रॉम को अगर हम सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.186 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम d की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ब्रेक की इक्वेशन, उसके अंदर d और थीटा और लैम्डा इनकी वैल्यूज है, यानी 2d sin थीटा, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर d थीटा और लैम्डा, इनमें से हम जिसकी वैल्यू पता है वो रख के दूसरी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जनरली हम इसमें d ज्ञात करने के लिए इसको काम में लेते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए
काम में लेते हैं, थीटा की वैल्यू हमें पता होती है और लैम्डा यानी जो रेज हम काम में ले रहे हैं उनकी वेवलेंथ हमें पता होती है, तो हम d की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो आज हमने देखा कि ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, इसको हम कैसे डिराइव करते हैं और इसके किस तरह से इसको उपयोग करते हैं। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।